So this is the third part which we are going to study now. Okay. So part 3 of chapter number 5 history class 6. ठीक है. तो हमने इन चीजों इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है. सबसे पहले क्या पढ़ा था? How men became ruler. ठीक है. men से रूलर के बीच का फॉर्मेशन हमने देखा था. ठीक है. दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? रूलर की क्वालिटीज क्या क्या चीजें होनी चाहिए. ठीक है. ये पढ़ी थी. तो वो तो इसी में आ जाएगा. क्या होता है जनपद? The place where the jana or the people settle down and keep their foot in rulership. ठीक है. जनपद ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग एक जगह सेटल हो जाते हैं. ठीक है. समझ में आ रहा है ना. ये चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का. ठीक है. 3-4 पहले ही पढ़ाया जा चुका है. ठीक है. तो इसमें बेसिकली हमने पहले ये पढ़ा था कि लोग रूलर कैसे बने. ठीक है. तो वो लोग रूलर इसलिए बने क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ठीक है, उनसे बिलोंग करती थी. वो लोग उस एरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे. ठीक है. प्लस दे वर आल्सो हैविंग द रूलिंग कैपेबिलिटीज. ठीक है. लीडरशिप स्किल्स. ठीक है. तो इसलिए मेन हमारे रूलर्स बन गए. ठीक है. दूसरी चीजें हमने ये पढ़ी थी कि एक होते हैं किंग, एक होते हैं किंग्स ऑफ किंग. किंग ऑफ किंग्स. ठीक है. चक्रवर्ती सम्राट. ठीक है. या फिर बहुत सारे रूलर्स का एक लीडर. ठीक है. सो बेसिकली द किंग ऑफ द किंग्स वाज नोन एज द लीडर ऑफ द किंग्स. ठीक है. एक ऐसा एरिया है जहां पे छोटे छोटे राज्य हैं. ठीक है. और उन राज्यों के राजा जो है एक लीडर को फॉलो करते हैं. ठीक है. और वो लीडर क्या है हमारा? किंग्स ऑफ किंग ऑफ किंग्स. ठीक है. राजाओं का राजा या महाराज भी कहते हैं. ठीक है. So basically this is a condition that we were studying on the second topic. ठीक है. थर्ड टॉपिक हमारा क्या था? जनपदा या जनपद. ठीक है. नहीं था ना? Yes sir. एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाके सेटल हो जाते हैं और क्या कहलाता है? जनपद. इसके बाद हमारा एक टॉपिक आया था महाजनपद. ये क्या होता है? या तो एक जनपदों का बहुत सारे जनपदों का ग्रुप होगा. ठीक है. या सेकेंडली क्या हो सकता है? एक ऐसा जनपद, सुनो, कोई ऐसा जनपद जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए या स्पेसिफिक चीज के लिए फेमस है. ठीक है. और उसके किनारे किनारे एक प्रोटेक्टिव गार्ड बनाया गया है. वो क्या कहलाएगा? फॉर एग्जाम्पल महाजनपद क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे? मगध. बिकॉज इट वॉज फेमस फॉर ठंडा किसके लिए फेमस था? मगध के लोग रिच होते हैं. क्यों फेमस था? यूनिवर्सिटी. कौन सा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी. First university in the world, which was established in the 9th century BC. 9th century BC. समझ में आ गया? Yes. कौन बताया ये? So Magad was famous for the Nalanda University or the education system. ठीक है. एजुकेशन सिस्टम की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी फेमस थी. समझ में आया? हमें क्या नाम है? विकास यादव. ओके. सो विकास मगध वाज फेमस बिकॉज ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है. और उसके बाद कौन फेमस था? समान सब नहीं चाहिए. और कौन सा से महाजनपद थे जो फेमस थे उस टाइम? किस लिए? बिकॉज ऑफ द लीडर. बिकॉज ऑफ देयर लीडर. ठीक है. ठीक है. नाम बता हमको.
ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द लीडर हस्तिनापुर वाज आल्सो अ महाजनपद व्हिच वाज फेमस, ठीक है। सो इट वाज इन द कैटेगरी ऑफ महाजनपद, ठीक है। इसीलिए इन सबको महाजनपद की कैटेगरी में रखा गया। समझ में आया? Yes, sir. ये ऐसा नहीं समझ में नहीं आया? बोलो भाई, नहीं है ना? एब्सेंट हो समझ में आ जाएगा। कल से फिर पूछा देने बाद में फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। नहीं अभी ना आओ ना आया समझ में। ये जनपद क्या होता है? एक छोटा सा एरिया जहाँ पे लोग सेटल हो जाते हैं, ठीक है। महाजनपद क्या होता है? एक वैसे ही एरिया जो अपने किसी क्वालिटी के लिए फेमस है, जैसे मगध आज के टाइम पे क्या है? बिहार, ठीक है। तो वो किस लिए फेमस था? क्योंकि वहां पे सबसे पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बनी थी, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, वो क्या था? टैक्सेस। कमिंग so taxes were levied on various things, ठीक है, in monarchy system। यानी कि अगर हम थोड़े पुराने जमाने के टाइम में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या थे? टैक्सेस लगाए गए थे, ठीक है। सो टैक्सेस वर levied on firstly the crops, ठीक है, because crop was the only source of income for that time people। उस टाइम पे क्रॉप्स ही क्या था? एक मात्र कमाई का साधन हुआ करता था कि नहीं था? Yes. आज भी जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप। क्रॉप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो लोग खेती बाड़ी या फिर फार्मर्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं, बिकॉज इट इज ओनली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर फैमिली, ठीक है। उनकी फैमिली से उनकी फैमिली में इनकम का एक मात्र सोर्स क्या है? क्रॉप, ठीक है। आफ्टर दैट द सेकंड वन वाज कैटल, ठीक है। कैटल क्या है भाई? विकास, कैटल क्या हो सकता है? जो फार्मर्स की फैमिली में जानवर पाले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ, गोट, फैलो, हॉर्स। The animals which are tamed for the domestic use, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनको डोमेस्टिक यूज के लिए या घरेलू काम काजों के लिए पाला जाता है वो क्या कहलाते हैं? कैटल, ठीक है। और जिन चीजों से हमें कोई प्रोडक्ट मिलता हो, हॉर्स से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? मिल्क मिलता है हॉर्स से। हॉर्स से किससे मिल्क दिख रहा है? हॉर्स से मिल्क मिलता है, बट द फीमेल हॉर्स से मेल से भी मिलता है दूध। मेल हॉर्स इज ओनली यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, ड्राइविंग द कार्ट्स, ठीक है, ड्राइविंग द चैरियट्स, है कि नहीं, रथ चलाने के लिए, टांगा चलाने के लिए, ये सब चीजों के लिए हॉर्स का यूज हम करते हैं। और गाय, काऊ, बफेलो, गोट, इन सबसे क्या मिलता है? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेयरी के लिए इनका यूज होता है। हैन, हैन के लिए किसका यूज करते हैं? हैन का यूज हम क्यों करते हैं? एग के लिए, मीट के लिए, ठीक है। गोट का भी यूज क्यों करते हैं? मीट के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। सो कैटल पे भी टैक्स लगाए गए थे, तो जितना ज्यादा जानवरों को पालेगा उसको उतना टैक्स लेना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स लिए होते कभी लिया टैक्स किसी से? टैक्स दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, बिकॉज वी आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वी आर पब्लिक और द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो आफ्टर दिस किस पे टैक्स था? प्रॉपर्टी, हाउस से, हाउसिंग पे, हाउसिंग या प्रॉपर्टी पे, ठीक है, जहां हम रहते हैं उन चीज के ऊपर भी टैक्स लगाए गए थे, ठीक है। आफ्टर दैट देयर वाज एन इनकम टैक्स आल्सो, ठीक है। ये दोनों टैक्स तो आज भी हमारे यहाँ चलते हैं, हाउस टैक्स और इनकम टैक्स। साल भर में कितनी बार इनकम टैक्स भरा जाता है? ठीक है, एक ही बार, ठीक है। और हाउस टैक्स, हाउस टैक्स साल में कितनी बार आता है? सब एक ही बार आता है साल में, ठीक है। सो लाइक दिस वी आर हैविंग द टैक्स सिस्टम ऑन अस, ठीक है। हर क्लासेस के हिसाब से नहीं, ये टैक्सेस सबके ऊपर लगाए गए हैं क्योंकि उस टाइम पे मेनली यही लोग ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। बस एक रूलर और बाकी उनकी प्रजा,
उनके पीपल, ठीक है, बेसिकली जो राजा के लिए काम किया करते थे, ठीक है। सो लाइक दिस द टैक्सेस वर डिवाइडेड। एक और होता है, कोई बताएगा? 5 बताइए। What is one more thing on which the taxes were taken by the king? Hunting and gathering maybe, because they also have to give the forest product or the product that they got from the forest, उसका एक पार्ट उन्हें किंग को पे करना पड़ता था, ठीक है। अगर उसने किसी जानवर को मारा है, ठीक है, तो इस हिसाब से उसके ऊपर हर एक एनिमल के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। अगर उसने डियर मारा है, अगर उसने लॉयन को हंट किया है, तो उसके हिसाब से फिर उसको ऐसा टैक्स देना है, ठीक है। आइदर द फ्लैश, either the skin or in the form of money. Mostly they were giving the flesh or the skin, ठीक है। फ्लैश या स्किन बेसिकली वो लोग देते थे, ठीक है, क्योंकि राजा क्या करते थे उस टाइम हंट करने के लिए रखा करते थे, ठीक है। कई लोगों ने देखा होगा कि राजा शिकार करने जाते थे, तो शिकार में थोड़े राजा खुद मारते थे कई केसेस में, बट उनके लिए गैदरर्स भी हुआ करते थे, हंटर्स भी हुआ करते थे, ताकि अगर कोई जानवर उनके ऊपर अटैक दोबारा कर दे तो वो उसको मार सके, ठीक है। सो हंटिंग एंड गैदरिंग या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। इनको एक रफ कॉपी में लिख के जाइए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप्स की टैक्स की, छोड़ो बाद में लिखा इसको मैं इरेज नहीं। Okay, taxes on the crops were the most important. This was because most people were farmers. ठीक है, सबसे ज्यादा क्रॉप्स पे टैक्स इसीलिए लगाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा लोग क्या थे? फार्मर थे, ठीक है। Usually the tax was fixed at the 1/6 of what was produced. This was known as भागा और शेयर, ठीक है। अगर मानते हैं कि वीट हमारे पास 1 क्विंटल वीट हमारे खेत में हुआ है, ठीक है, तो उसमें का 1/6 पार्ट, ठीक है, किसको देना पड़ता था? किंग को एज अ टैक्स, ठीक है। इट वाज पेड टू द किंग एज अ टैक्स ऑफ व्हाटएवर वाज प्रोड्यूस। अगर हम राइस की बात करते हैं, अगर व्हीट की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी क्रॉप हम अपने फील्ड में उगा रहे हैं, ठीक है, उसका 1/6 पार्ट यानी कि 1/6 बार हमें एज अ टैक्स देना पड़ता था। समझ में आ रहा है विकास? समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी? तुम्हारा क्या नाम है? अमित, यस, समझ में आ रहा है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाग या शेयर कहते हैं, ठीक है। There were taxes on the craft person as well, ठीक है। जो उनके यहाँ काम किया करते थे राजा के यहाँ, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया, ठीक है। These could have been in the form of labor, for example, a weaver or a smith may have to work for a day every month for the king, ठीक है। एक दिन हफ्ते में या महीने में राजा के लिए उसको काम करना पड़ता था, ठीक है। क्या काम करेगा वीवर? वीवर क्या काम करेगा राजा के लिए, बताओ मेरे। वीवर का क्या काम होता है? वीवर, उसका काम क्या होता है? वीविंग का मतलब क्या? कपड़े बनाना या पुराना, यही होता है ना वीविंग का मतलब। स्वेटर जब कोई बनाता है तो क्या कहते हैं? वीविंग, ठीक है। तो वीवर राजा के लिए क्या करेगा? कपड़े बनाएगा। He used to make clothes and other things for the king, ठीक है। They used to make carpets, they used to make bed sheets as well as the clothes for the king, ठीक है। वो राजा के लिए कपड़े, कारपेट या कालीन जो भी होता है, जो भी क्लोथ से रिलेटेड चीजें हैं वो बनाते थे, ठीक है। और वो एज अ टैक्स उनको पे किया करते थे काम करके, ठीक है। समझ गए सब लोग? यस सर। खुशी आया समझ में? ठीक है। वीवर या फिर वॉशरमैन किसके लिए काम करते थे? दे वर वर्किंग फॉर द किंग, ठीक है। दे वर वर्किंग फॉर द किंग एनी वन डे ऑफ द मंथ और अ वीक, ठीक है। महीने में किसी एक दिन वो काम किया करते थे। समझ में आती बात सबको? वही ना, डिटेल ले लेगा बाद में। Okay. Herders were also expected to pay taxes in the form of animal and animal produce, ठीक है। हर्डर्स कौन लोग थे? जो लोग कैटल को रेयर किया करते थे। टेम या रेयरिंग की चीज होती है,
ठीक है, जो कैटल को रेयर किया करते थे उनके ऊपर में टैक्स लगाया गया था ताकि वो एनिमल्स के फॉर्म में या एनिमल के प्रोड्यूस के फॉर्म में वो पे करते रहे किंग को। समझ में आया इसी का? रियरिंग और उसमें कोई अंतर है क्या? यार इतना तेज बोल रहे हैं, आगे बैठ के तो सुनाई नहीं दे रहा है। What kind of hearing capability you are having? So try to enhance that hearing capability because I speak at a very loud pitch. यहाँ तक कि अगर कोई वहाँ बैठा है ना उसको भी साफ सुनाई देगा, है ना? कोई ऐसा भी है जिसको मेरी बातें सुनाई नहीं देती है? ठीक है, इसको डिफरेंस पता था कि हियरिंग और हर्डिंग के बीच में डिफरेंस है। एक्चुअली इधर हियरिंग होता है, हमने कहा हर्डिंग। ठीक है, तो हर्डिंग के ऊपर भी क्या लगाए गए थे? टैक्स। ठीक है, किस फॉर्म में टैक्स लगे थे? टैक्सेस किस फॉर्म में थे? Sir, we have to give. Speak loudly. Try to speak loudly. Sir, we have to give the animal product or the animal As a tax. ठीक है, अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या हो सकता है? मिल्क, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्किन। ठीक है, सो दीज ऑल। अच्छा, स्किन दोगे? किस जानवर का स्किन दोगे? टाइगर पालोगे? टाइगर पालेगा ये? टाइगर पाल सकते हो? दूसरे दिन वो तुम्हारी को अपना वो बना लेगा, टैक्स। वो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देगा, विरल प्रदेश के दूसरे दिन उसके पेट में। ठीक है, तुमको तो आराम से 3-4 दिन में खाएगा। ठीक ना? इसको खाएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। डेजर्ट होता है ना, खाने के बाद डेजर्ट, मीठी चीज खाते हैं ना, वो डेजर्ट की तरह से खाते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये है, इनसे वो खाते हैं उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये भी है। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, इन दोनों को खाने में टाइम लग सकता है उसको। समझे? टाइगर की स्किन नहीं ले सकते हैं, टाइगर का स्किन देना किसका काम है? हंटर का। ठीक है, बैठो। चलो ठीक है, बैठो। तो इस तरह से हमने क्या किया था? टैक्सेस को डिवाइड किया है। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे इसको समझ में नहीं आया? Okay. So there were also taxes on the goods that were bought and the sold through trade. ठीक है? तो इसके बाद हमने एक चीज की यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, एक चीज को, वो क्या है? ट्रेड के ऊपर टैक्स। ठीक है, टैक्सेस ऑन ट्रेड। ठीक है, कोई भी सामान अगर खरीदा या बेचा जाता था तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। सेल्स टैक्स तो अब लगता था, लेकिन सबको मर्ज करके जीएसटी करते हैं। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है, फिर एक तुम्हारा था प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, तो इन सारे टैक्सेस लोगों को बहुत ज्यादा लगता था कि इतना 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 देना पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सब चीजों पे 28% जीएसटी लगा। कितना परसेंट लगा? ठीक है, हर चीज पे जीएसटी लगता है। ये जो हमारा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हर चीज पे लगता है, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कैटल, हाउसिंग, इनकम, फॉरेस्ट रिसोर्स, क्रॉप्स, किसी भी चीज पे लगता है। ठीक है, anything that you are buying or selling is having the involvement of GST in that. ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपसे कोई चीज खरीद भी रही है तो उसमें जीएसटी लगता है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. हंटर्स और गैदरर्स वाला तो पता ही है सब लोग कि उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज अ टैक्स देना होता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so what do you think would have been what do you think would have been provided by hunters and gatherers? वो क्या दे सकते थे? बताया तो भाई, मीट दे सकते थे, फ्लैश दे सकते थे, स्किन दे सकते थे, जो ट्री से उनको ट्री प्रोडक्ट मिल रहा है वो दे सकते थे। The Okay? All the forest resources that they were getting as a product, they were also paying same to the king. ठीक है? As a Yes. अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चरल थिंग्स में क्या चेंजेस? जीएसटी है
लिखो इसको लिख लो। इसी टॉपिक के पीछे लिख लो। यूज योर माइंड। लिख रहा है इसको। पहला वाला क्रॉप्स, लिख लिया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज और उधर ट्रेड भी है, 6th वाला। क्या हुआ? गहन चिंतन मत करो, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही। ये H डबल O नहीं है, H O U है, तो फ्लो में U को बनाया गया। हो गया? इसके बाद हमारा टॉपिक जो आता है वो है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, किसने किसने इस चैप्टर को एक बार रीड किया था? क्या कोई लिख रहा है क्या अभी? क्या लिख रहे हो? ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज और उधर ट्रेड भी है, ये ट्रेड। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। किसने इस चैप्टर को पढ़ा है? एक बार रीड किया है? नहीं किया? चलो रीड करो इसको। ये टॉपिक रीड करो। Changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron ploughshares. This meant that heavy claying soil that could be turned over better than with a wooden प्लॉशेयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में दो बहुत बड़े चेंजेस हैं। ठीक है, एक चेंजेस जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि वुडन प्लाउ का, वुडन प्लाउ क्या होता है? हल देखा है किसी ने? जिससे पहले खेत की जुताई होती थी। ठीक है, तो वुडन प्लाउ का आयरन प्लाउ में कन्वर्ट होना। ठीक है, इसको कुछ लोग प्लग भी पढ़ते हैं, लेकिन ये प्लग नहीं था, प्लाउ होता है। ठीक है, सो वुडन प्लाउ का बेसिकली आयरन प्लाउ में कन्वर्ट होना। ठीक है, आयरन प्लाउ का मतलब लोहे से बना हुआ हल। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही था कि वुडन प्लाउ से जिन मिट्टी को हम आसानी से नहीं बाहर निकाल पाते थे वो हम इसका यूज करके निकाल सकते थे। ठीक है, जो क्लेई सॉइल होता है, क्ले का मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी। ठीक है, क्लेई सॉइल या वेट सॉइल, इन चीजों को वुडन प्लाउ की हेल्प से निकाला नहीं जा सकता था। ठीक है, वो बहुत कठिन होता था, तो उन खेतों में जुताई करनी होती थी ठीक से। ठीक है, उन खेतों की डिगिंग सही तरीके से नहीं हो पाती थी। ठीक है, और ना हो पाने की वजह से सीड्स की जो सोइंग है वो भी प्रॉपर्ली नहीं होती, सीड्स को प्रॉपर्ली हम लोग बो नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसी कारण से फिर हमने आयरन प्लाउ की तरफ स्विच किया। ठीक है, और स्विच करने से क्या चीजें आई सामने कि हम उन फील्ड्स को भी आसानी से डिग कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिग दोस फील्ड्स आल्सो दैट वर हैविंग क्लेई सॉइल और द वेट सॉइल। ठीक है, वेट सॉइल या क्लेई सॉइल को भी हम डिग कर सकते हैं। ठीक है, this means that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden plow। ठीक है, वुडन प्लाउ के मुकाबले हम आयरन प्लाउ को ज्यादा बेटरली यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Okay, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting the paddy. This means that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता था कि ग्राउंड में बीज बोने के बजाय वो लोग क्या करते थे, पहले सीड्स को बोते थे। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाता था उसके बाद उसको फील्ड में एक एक करके बो दिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ चावल होता है इस फील्ड में। ठीक है, उसको कहते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि पहले सीड्स को एक ग्रुप में एक जगह पे सो किया जाता है, ऐसे ग्रुप में हुआ। ठीक है, फिर जब ये सैपलिंग्स का रूप ले लेता है, सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पौधे। ठीक है, जब ये हल्का सा ग्रोथ कर जाता है उसके बाद इसको निकाल के अलग अलग फील्ड में सो कर देते हैं। ठीक है, या फिर बोया जाता है। फिर ये सैपलिंग एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है और उस प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो सीड्स बोने की बजाय वो लोग सैपलिंग्स को बोते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सीड्स बोते थे तो कई सारे सीड्स ग्रो नहीं कर पाते थे। ठीक है, या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उन सीड्स को खराब कर देते थे। ठीक है, और ये स्लो करने की वजह से या ये बोने की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। समझ में आया? नहीं आया? आया कुछ नहीं? Yes. कल से पूछेंगे ये सारी चीजें, नहीं समझ में आएगा ना फिर देखना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। इंस्टेड ऑफ सोइंग अ सीड वी वर सोइंग द सैपलिंग्स। ठीक है, and this sowing of sapling instead of seed is known as transplantation because the seeds are firstly sown in groups. When they are converted into the saplings, then they are sowed again into the field equal distantly. ठीक है, and this process is known as Transplant. किसी को समझ में आया कि नहीं? नेहा, हाँ बोलो। नहीं है यार, देखो सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले सीड्स को एक ग्रुप में यहाँ पे हमने बो दिया। ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ से फिर ये सीड छोटे छोटे प्लांट्स का रूप ले लिया इन्होंने। ठीक है, जब ये प्लांट्स का रूप छोटे छोटे ले लिया इन्होंने, फिर एक एक प्लांट उठा करके फील्ड में अलग अलग बो दिया। ठीक है, जब हम इसको सीधे फील्ड में बदलते तो कई बार ये चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, फिर जब अलग अलग बोया जाने लगा इस प्लांट को, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ थी वो प्रॉपर होने लगी। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ठीक है। Okay, this means that instead of scattering seed on the ground from which the plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. This led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dasas and dasis, and landless agricultural laborers had to do this work. Okay, whosoever was working for the king on the field for sowing and digging वो have to do these types of work. ठीक है, जितने भी लेबरर्स राजा के लिए काम किया करते थे उनको ही ये सारे काम करने पड़ते थे। ठीक है, तो बेसिकली एक तो किंग नहीं करता था ट्रांसप्लांटेशन, इट वाज डन बाय लेबरर्स ऑफ द किंग हु वर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, तो सैपलिंग्स को उठा करके एक जगह पे गाड़ना इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। नहीं, पहले हुआ था ना, इस तरह से बताया था मैंने कि सीधे अगर सीड बोते तो कई सारे सीड्स क्या होते थे, खराब हो जाते थे। ठीक है, या इंसेक्ट्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। बट जब सैपलिंग्स का ग्रोथ वहां पे करने लगा, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्लांट सर्वाइव कर जाते थे। समझ में आया? Yes, कोई ऐसे जिसको समझ में नहीं आया? आया? हाँ, the laborers or the das and dasis who were working for the king, they were working for transplantation. Transplantation के लिए वही लोग काम किया करते थे। समझ में आया? दास दासी कहाँ पढ़े थे इसके पहले? चैप्टर 4 किसमें? हिस्ट्री में पढ़े थे ना? व्हाट बुक्स एंड वीडियोस चार्ल्स कुमारी तो बुक का चैप्टर है। तो इसमें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, विश, जना और दास दासी। ठीक है, तो उसमें दास दासी वाले में जो सुपीरियर क्लास थी वो कौन सी थी? आर्यास, who were writers of the poems, hymns, prayers and the Vedas. ठीक है, ये सब ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये था चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद आते हैं मगध पे। ठीक है, मगध की इंपॉर्टेंस तो पता ही है क्यों थी? क्यों थी बताओ? ओ बताओ।
क्यों थी मगध की इंपॉर्टेंस? इसका नाम बोल रहे थे, खुशी, बताओ मगध की इंपॉर्टेंस क्यों थी? मगध को महाजनपद क्यों कहा गया था? बताओ। Why Magad was termed as a महाजनपद, जनपद? हल्का बताइए। अभी मैंने बताया, जस्ट मुश्किल से 10 मिनट पहले। बताओ भाई अमित, मगध की इंपॉर्टेंस क्यों थी? विकास सर क्योंकि सर वहाँ पे क्या था? नहीं, ऐसा कुछ बताया था क्या? सर वहाँ मगध की इंपॉर्टेंस क्यों थी? नेहा सर क्योंकि वहाँ पे जो नहीं, बट बैठो। सर क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पर एक अभय Yes, sir, I can say. Sir, बताओ। because they are researching in the university for to research. क्यों University फेमस? award. बैठो बैठो बस। गूगल सर secondly they were having very strong protective walls around the जनपद, ठीक है, as well as they were having the skillful warriors, ठीक है, समझ में आई बात? yes sir सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों थी मगध की? क्योंकि वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, and secondly they were having very strong wall boundary फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि उनका जनपद पूरी तरह से सुरक्षित था, ठीक है। क्यों सुरक्षित था? बिकॉज दे वर हैविंग अ वेरी गुड प्रोटेक्शन ओवर द जनपद, ठीक है। पूरे जनपद के किनारे किनारे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन उन्होंने बना रखी है। और तीसरी चीज ये कि दे वर वेरी स्किलफुल वॉरियर्स। समझ में आया विकास और अमित? yes आया? बैठो लिखो, बैठ जाओ सब बैठो। समझ में आया? yes sir कोई परेशानी किसी को है? No, sir. वो तो बताओ, दूर करे परेशानी। तो बेसिकली इस परेशानी का एक ही हल है कि ये 3 चीजों के लिए फेमस था। नालंदा जनपदा की किनारे जो प्रोटेक्टिव थी, तीसरी चीज क्या है? Skillful warriors। large प्लीज, ठीक है, समझ में आ गया सबको? yes sir क्या ये नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने मगध की। बैठो। मगध became the most important महाजनपदा in about 200 years, ठीक है। It took 200 years for Magad to become a महाजनपद, ठीक है। एक जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट होने के लिए मगध को कितने साल लगे? 200 years, ठीक है। Many rivers such as the Ganga and the Son flowed through the Magad. This was important for transport, water supply, making the land fertile. Parts of Magad were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forests also provided the wood for building houses, carts and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. ठीक है। मगध में बेसिकली क्या था कि बहुत सारी नदियां बहा करती थी उस टाइम, ठीक है। और उन नदियों की वजह से ही वहां का लैंड क्या था? फर्टाइल था, ठीक है। उसके साथ साथ मगध के बहुत सारे एरियाज फॉरेस्टेड थे, ठीक है, जिसमें से हमें बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट रिसोर्स के नाम पे मिल सकती थी, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स में जितने भी एनिमल्स थे उनको ट्रेन करके आर्मी में भी शामिल किया जा सकता था, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें मगध से मिल जाती थी, जैसे कि आयरन ओर की माइंस, कोल माइंस, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट थी? मगध में। इंडिया की सबसे बड़ी जो कोल माइन है धनबाद, वो बिहार में थी या मगध में थी, ठीक है। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट स्टेट्स, वन इज बिहार एंड वन इज झारखंड, है कि नहीं? झारखंड बोलो भाई, ऊंची आवाज में, ठीक है। So it is now divided into 2 different states, one is Bihar and one is Jharkhand. But in the ancient time it was only one Mahajanpad and it was named as Magad, ठीक है। तो मगध ये जो नाम था ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंस को लिए हुए था, ठीक है। मगध, ठीक है। मगध में सबसे पहले क्या? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड, ठीक है, आयरन ओर माइंस, कोल माइंस, ये सारी चीजें क्या थी? प्रेजेंट थी,
Isn't it? Yes, sir. ठीक है. Okay. So after this, Magadha had two very powerful rulers, Bimbisar and Ajatashatru. ठीक है. मगध के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. एक का नाम था बिंबिसार और एक का क्या नाम था? अजातशत्रु. ये दोनों बाप बेटे थे. ठीक है. ये दोनों क्या थे? फादर सन. ठीक है. बिंबिसार एंड अजातशत्रु. ठीक है. अजातशत्रु killed his father for becoming the ruler of Magad. ठीक है. He killed his father for becoming the ruler of Magad. ठीक है. And after that the kings followed to rule on Magad. ठीक है. मगध पे रूल करने की जो प्रथा थी फिर इसके धीरे धीरे चलती गई. बट जब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन अगर करते हैं तो बिंबिसार और अजातशत्रु को बहुत ज्यादा स्किलफुल वॉरियर, बहुत ही अच्छे किंग के रूप में देखा जाता है. ठीक है. दे बोथ वर वर्किंग फॉर द गुड डेवलपमेंट. ठीक है. एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ मगध. ठीक है. उन्होंने मगध को एक मार्केटिंग हब बना दिया. ठीक है. दे वर वर्किंग ऑन द नेचुरल प्रोडक्ट्स that were present in मगध. ठीक है. उसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए इन दोनों किंग ने बहुत ज्यादा काम किया. ठीक है. और जो प्रोटेक्टिव वॉल की बात मैंने करी थी वो इन्हीं राजाओं ने बनवाया था. समझ में आया? Yes, sir. जो बाद में फिर एक पांडव राजा ने जगह के तोड़ा था इसको. उसका नाम बताओ. बाद में जो प्रोटेक्टिव वॉल है इसको तोड़ दिया गया था. एक राजा ने इसको तोड़ दिया था. उसका नाम क्या था? नहीं. युधिष्ठिर के बड़े भाई कौन थे? सबसे बड़े युधिष्ठिर थे. सूर्यपुत्र कर्ण थे ना. कर्ण was the one king who broke this protective wall that was built by Bimbisara and Ajatashatru. ठीक है. उनको उनकी बनाई हुई जो प्रोटेक्टिव वॉल थी वो एक ही जगह से टूटी हुई है जहां बिहार और मेरठ का बॉर्डर टच करता है एक दूसरे से. ठीक है. सो बेसिकली sorry, so that was broken by the Kर्ण. Okay, खत्म. ठीक है. समझ में आया? Yes, sir. ओए नहीं रह रही है. ये क्या तरीका है क्लास में बैठने का? Sit straight everyone. Okay. So, who used all possible means to conquer other Janpadas? Mahapadma Nanda was another important ruler. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और रूलर है जिसका नाम था महापद्मनंद. ठीक है. महापद्मनंद. ठीक है. He was the ruler of Nand dynasty. ठीक है. And he was the only ruler for Nand dynasty. ठीक है. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था बिंबिसार और अजातशत्रु ने कि उनके अगल बगल के जितने भी जनपद थे उनके ऊपर अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. और इसके इन दोनों के बाद एक और रूलर आया जिसका नाम था महापद्मनंद. ठीक है. ही वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. तो नया जो राजा बना महापद्मनंद के बाद वो कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य. किसी ने इनका नाम सुना है? Yes, sir. He was the idol student of चाणक्य. चाणक्य का नाम पता है सबको? Yes, sir. He was the idol teacher and he was his only student. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. क्या? Please say that. What? What is it? I was just saying that he was an idol teacher, idol student of idol teacher चाणक्य. आइडल स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि ये उनका बेस्ट स्टूडेंट. ठीक है. और चाणक्य ही एक ऐसे गुरु थे जिसने इनकी 3 पीढ़ियों को शिक्षा दी थी. ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार. ठीक है. और बिंदुसार के बाद लास्ट में आए अशोक. ठीक है. इन 3 पीढ़ियों को शिक्षा देने वाला एक ही गुरु था. कौन था? चाणक्य. ठीक है. एंड ही वाज द ओनली teacher who encouraged Chandragupta Maurya to become a Chakravarti Samrat. ठीक है. The king of the king. ठीक है. And I have told already the definition of Mahajanpad, where the king of kings is living is known as Mahajanpad. ठीक है. बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद जिसने मगध को सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस किया या फिर बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स. ठीक है. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. ठीक है.
किसी को लिखना नहीं है क्या? सर पीडीएफ में लिख रहे हो? लिख रहे हो? ठीक है, तो ये थे हमारे रूलर्स मगध के। ठीक है, मगध के रूलर्स ने क्या किया था? डेवलप किया था इसको। ठीक है, so Mahabodhananda was another ruler. He extended his control to the northwest of the subcontinent. Rajgarh, present day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad for several years. बहुत सालों के लिए राजगीर जो है बिहार का कैपिटल था, या मगध महाजनपद का कैपिटल था। उसके बाद जब मौर्य डायनेस्टी शुरू हुई तब कौन सा कैपिटल बना था मगध का? तो बताइएगा। पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र was the new capital when Maurya dynasty was introduced in the Magad. पाटलिपुत्र आज की डेट में क्या है? क्या है पाटलिपुत्र आज की डेट में? बताओ अमित। अमित हो, अमित हो, तुमसे पूछे हैं। So, what else पाटलिपुत्र known nowadays? खुशी, पाटलिपुत्र का आज की डेट में नाम क्या है? बताओ मानसी मिश्रा, बताओ पाटलिपुत्र का आज की डेट में क्या नाम है? पटना। ठीक है, ओके, शट डाउन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, कल हम आगे वाले जो टॉपिक्स बचे हैं इसमें उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब बारी आती है किसकी? होमवर्क की। ठीक है, तो पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वज्जी के ऊपर वाले टॉपिक में, इन व्हाट वेज वर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा। ठीक है, मगध की जो आर्मीज थी, ठीक है, उनमें और जो ऋग्वेद में आर्मीज डिफाइन की गई है उनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, हाउएवर द आर्मीज different from those described in the Rigveda. ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या है? ये कुछ और है क्या? ठीक है।